नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर न स्वस्थ चुनाव से पहले थे न अभी हैं। तो ये बताइए कि बिहार में 1 करोड़ नौकरी कौन देगा? बिहार की सियासत से जहां इस्तीफों की खबर ने मचा दिया है सियासी हड़कंप। दरअसल पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर जन चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक हलचल के बीच सत्ता में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में बड़ा फैसला होगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस्तीफे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। देखिए ये रिपोर्ट। जिस तरीके से आज दिए, क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गए? देखिए, हम लोग शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रीपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहे हैं भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा, चाहे महिलाओं को ठगा, जो 1,90,000 रुपये अभी नहीं बांटा गया। 10,000 रुपये चुनाव के दिन बांटे गए और बोला गया कि 1,90,000 दिया जाएगा। बिहार में पहले से ही बिजली की कीमतें जो हैं बहुत बढ़ी हुई थी। देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता था और चुनाव के बाद और भी महंगा बिजली जो है दरें जो हैं बढ़ाई गई हैं। तो इन लोगों ने बिहार की जनता को भी धोखा दिया, ठगा। तो भाजपा देखिए कथनी और करनी में भारी अंतर है। निशांत कुमार की बात कही जा रही है, तो बोला जब नीतीश जी नहीं रहे तो निशांत संभाल पाएंगे जेडीयू को? अब तो ये तो उनकी काबिलियत बताएगी कि संभाल पाते नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी ये सोच है कि कोई भी नौजवान राजनीति में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। आपको दुख है इस बात का कि जिस तरीके से नीतीश जी की विदाई हुई, ऐसी विदाई नहीं होनी चाहिए थी? पहले से सबको तय था। जब महागठबंधन, जब नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस जब छोड़ा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तभी तय था कि नीतीश कुमार जी को बिहार में ये लोग रहने नहीं देंगे। पहले सब जनसुराज ने कहा है, प्रशांत किशोर ने कहा है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर न स्वस्थ चुनाव से पहले थे न अभी हैं। इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। लेकिन बिहार के लोगों के साथ ये धोखा किसने किया? नीतीश कुमार ने किया, उनके दल ने किया, उन नेताओं ने किया, भाजपा के उन नेताओं ने किया जिनको मालूम था कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। फिर भी उनको बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर कहा यही तुम्हारे नेता है, इनको वोट दो, ये तुमको 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब वो नौकरी क्या देंगे? उनका अपना ही नौकरी खत्म हो गया, वो जा रहे हैं दिल्ली। तो ये बताइए कि बिहार में 1 करोड़ नौकरी कौन देगा? तो जिन लोगों ने भी नीतीश जी का नाम बेचा है, उनको स्वस्थ बताया है, वो सब बिहार के मतदाताओं के, बिहार के युवाओं के, बिहार के लोगों के गुनाहगार हैं। सीएम मटेरियल मान रहे हैं निशांत कुमार को आप? भैया, बिहार में सीएम मटेरियल वो है जिसको बिहार की जनता माने। ठीक है, बिहार की जनता जिसको सीएम मटेरियल मानेगी वो सीएम मटेरियल है। लेकिन आज की तारीख में तो सीएम मटेरियल वो है जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे। लोकसभा में उस वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच तीखी बहस हो गई। रुपए की गिनती कीमत पर सवाल पूछते समय धर्मेंद्र यादव को स्पीकर ने टोक दिया, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। देखते ही देखते सदन में शोर शराबा और हंगामा शुरू हो गया। क्या विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है या नियमों के तहत कार्रवाई हुई? जानिए पूरी खबर इस वीडियो में, देखें ये रिपोर्ट। धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का जवाब मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं अपने पूर्व सदस्य के साथ संबद्ध करते हुए, माननीय मंत्री जी, हम अपनी बात नहीं कह रहे, लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुनता भी है, मानता भी है। मैं आज इस मौके पर माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बात जो पिछली बार उन्होंने याद दिलाई, हमारे पूर्व साथी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी, छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना, जो एक बार। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम है कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं
और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। आपने माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी जवाब में, वित्त मंत्री जी ने जवाब में कुछ देशों का उदाहरण दिया है। दिन रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं, फिलीपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा। जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने JPNIC को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में इस प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताएं हुई और जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया। योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार करती रही और बड़े बड़े प्रोजेक्ट को राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है ताकि जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। देखें ये रिपोर्ट। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। यहां से निकलेंगे, RML की तरफ जाएंगे, आपको ठीक सामने एक खड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी। वो खड़ी बिल्डिंग है JPNIC। जयप्रकाश जी इस देश के अंदर इमरजेंसी के दौरान वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रखर समाजवादी थे और देश की इमरजेंसी के दौरान देश को आपातकाल से मुक्त कराने के नायक के रूप में जयप्रकाश जी को पूरा देश श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ याद करता है। जयप्रकाश जी के नाम पे वो बिल्डिंग दिखाई देती है। उसका एस्टिमेट कितना था मालूम आपको? बनाने के लिए जब पूरी कोई भी प्रक्रिया, कोई भी भवन बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया के लिए तो उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, DPR, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वो चीजें तय होती हैं कि अब इसके बाद इसमें कोई भी रेट बढ़ेगा नहीं, कोई भी एस्टिमेट अब इसमें रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें विशेषज्ञों के द्वारा एक पूरी एक व्यवस्था बनाई जाती है। DPR था उसका 200 करोड़ का। कितना खर्च हुआ? खर्च हो गया 800 करोड़ और अभी भी अधूरी है। यह है सपा का विकास का मॉडल। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट में 800 करोड़ खर्च हो गए। किस मुंह से विकास की बात करते हैं? इनको शर्म भी नहीं आती विकास पे इस प्रकार की चर्चा करने में। दूसरा, आप जाते होंगे यहां से RML की तरफ जाएंगे, आपको बीच में एक नदी दिखाई देती है, गोमती नदी है। गोमती नदी में एक रिवर फ्रंट की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। DPR कितने का था? 300 करोड़ का। खर्च कितना हो गया? 1400 करोड़ खर्च हो गया और 17 में भी अधूरा। ये जो पैसा खजाने से खर्च हो रहा था, क्या किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के खानदान ने पैसा जमा करके तब उससे खर्च कर रहा था क्या? ये प्रदेश के खजाने में, प्रदेश की जनता की जेब पर, उसकी गाड़ी कमाई पर डकैती है ये डकैती। और ये डकैती सत्र के पहले लगातार पड़ती थी। तबाह यहां का पब्लिक होता था, अभाव में उमरता था, किसान आत्महत्या करता था। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था।
कोई नियुक्ति की प्रक्रिया निकलती थी, एक परिवार के लोग वसूली में निकल पड़ते थे और किसी भी नौजवान को मैं देख रहा था, यहां पे एक अमेठी की यादव बेटी का भी सिलेक्शन हुआ, इसी में नहीं हुआ, और भी तमाम ऐसे नौजवान हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उस अमेठी की बेटी का सिलेक्शन 17 के पहले कभी नहीं होता, क्योंकि उसके पिता पैसा नहीं दे सकते थे नियुक्ति के लिए। कोई भी मां बाप पैसा पढ़ाई के लिए दे सकता है, लेकिन उसके बच्चे की नौकरी लगनी है, अनैतिक तरीके से पैसा क्यों देगा? और देना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और इसीलिए हमने हर भर्ती बोर्ड और आयोग से इस बारे में बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर इस प्रकार की शिकायत आएगी तो वह कार्रवाई करूंगा कि वो नजीर बन जाएगी। और हम लोग इसीलिए बड़ी कार्रवाई करते हैं। अगर बड़ा काम करते हैं तो कार्रवाई भी बड़ी करते हैं, और वह बड़ी कार्रवाई इसलिए जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ किसी प्रकार का संकट न खड़ा हो, और वही हमारी पहचान भी है, और उसी पहचान की दिशा से आज हम सब आपके बीच में आए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। कंदरापुर थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में 2 शातिर अपराधी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश 26 मार्च को भंवरनाथ मंदिर क्षेत्र में हुई चैन स्क्रैचिंग की घटना में शामिल थे और कई जिलों में सक्रिय थे। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी शिवम साहनी उर्फ अनुराग और राज निषाद घायल हो गए। मौके से अवैध तमंचे, कारतूस, बाइक और लूटी हुई सोने की चैन बरामद हुई। फिलहाल फरार आरोपी छोटू सिंह की तलाश जारी है। पुलिस इस कार्रवाई को बड़ी सफलता मान रही है। देखें ये रिपोर्ट। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। थाना कंदरापुर का क्या मामला है सर? श्रीमान एसएसपी महोदय जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंदरापुर को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 26 मार्च को थाना कंदरापुर क्षेत्र में एक चेन छिनैती की घटना घटित हुई थी, जिसके अनावरण के क्रम में श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। उसी के क्रम में आज दिनांक 30 मार्च को थाना कंदरापुर क्षेत्र में चंद्रमा ऋषि आश्रम के पास में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था। उस चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 अपराधी शिवम साहनी व राज निषाद को घायल अवस्था में पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और एक अपराधी छोटू निषाद मौके से अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहा। इन तीनों ही अभियुक्तों द्वारा मिलकर दिनांक 26 मार्च को घटित चेन छिनैती की घटना को पारित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास 2 अदद 315 बोर अवैध तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त वाहन व छीनी गई चेन बरामद की गई है। घायल अभियुक्तों को जरिए पुलिस वाहन प्राथमिक उपचार के लिए रवाना किया गया है व विधिक कार्रवाई थाना कंदरापुर पर मुकदमा पंजीकृत करने के बाद की जा रही है। उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद के सिद्धौर ब्लॉक में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचरी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 96 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता और बीमारी की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार से 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान भी चलेगा, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच करेगी और डेंगू, मलेरिया, टीबी जैसे बीमारियों की पहचान करेंगी। बता दें कि ब्लॉक सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं सफाई कर्मचारियों ने ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने की शपथ ली। बाराबंकी से शेर बहादुर शेरा की खास रिपोर्ट।